सपोज करो इनिशियली तुम्हारी ये रेजिस्टेंस की एल लेंथ है ना, इसकी लेंथ एल है, ए एरिया है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी क्या बोला है, इस लेंथ का सिर्फ हमने 25%, मान लो ये इसका 75% है और ये 25% है, तो 25% कितनी लेंथ होगी, 25 मैम बाय 1/4L। ठीक है, तो ये L/4 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 75%, 3L/4 L/4 है ना, तो ये हो गया 3L/4, तो ये लेंथ है। अब क्या बोला है, इसी लेंथ को 25% एक्सीड किया गया है, दिस 25% इज स्ट्रेच बाय 25%, स्ट्रेच बाय 25% हुआ, तो अब इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो गई, L/4 का 25% और इंक्रीज हुआ, तो L/4 में प्लस L/16। हाँ, तो 25% कितना हो गया, L/4 हो गया दोबारा, तो L/4 प्लस L/4 कितना हो गया 2L/4, तो ये न्यू लेंथ L/2 हो गई तुम्हारी, L/16 नहीं, 25% बढ़ाई गई है ना, किसका, is the length of the wire is stretched by 25%, 25% बढ़ाई गई है, यानी इस लेंथ का 25% कितना होगा, मैम L/16 हो जाएगा। हाँ, इस लेंथ का 25% बढ़ाया गया है, इस लेंथ का 25% बढ़ाया गया है, विच इज L/4, इस वाली लेंथ का है ना, मान लो। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई है तुम्हारे पास, ये तो 3L/4 थी, और अब ये कितनी हो गई L/16 है ना, L/4 प्लस L/4, यही हो गई ना 25%, कितना हो जाएगा मैम एक डाउट है, मैम हाँ, ये जो हमारी वायर जो ये हम 25% ले रहे हैं वो L/4 है, तो उसके भी हमने 25% से करा है, तो वो भी हाँ, L/4 कैसे हो गया, वो तो फिर L/16 होना चाहिए जो इंक्रीज हुआ है लेंथ। ये तो लिया है भाई, 25% किसका है, 25% है इस L/4 का, यस ठीक है। मैम। इस 25% है इस L/4 का, तो 25/100 कितना हो गया 1/4, तो ये न्यू लेंथ हो गई तुम्हारी L/16, राइट, तो यस ये मैम। वाली लेंथ हो गई अब L/16, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो इस लेंथ का और एक इस लेंथ का, है ना, ये मान लो रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये वाला रेजिस्टेंस सिमिलर किसके रहेगा, जो ये पुरानी वाली लेंथ थी, रो L/A, है ना, और ये वाला रेजिस्टेंस आएगा रो, इसका डेंसिटी तो सेम रहेगी, L चेंज हो गया है ना, L कितना हो गया इसका अब L/16, और ये 3L/4 था, तो इसको 3L/4 एरिया एज इट इज रहेगा, ये हो गई तुम्हारे पास L/16। अब इसका एरिया चेंज हो गया A', है ना, एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, ये लेंथ थी, इसका एरिया चेंज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अब इसके पास मान लो इनिशियल ये वाला L/4 लेंथ थी, इसका एरिया कितना था A, यस मैम। बट अब जो ये नई लेंथ आई है इसका एरिया कितना, अब इसका एरिया कुछ अलग आएगा, उसको मान के चलो A2, लेंथ कितनी हो गई L/16, तो अब A2 निकाल लो, A की फॉर्म में कितना आएगा 4, यस मैम 4A। A2 कितना आ गया तुम्हारे पास A/4, 4A हो गया, सॉरी A2 कितना हो गया 4A, कैलकुलेशन देख लो A2 की सही है, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या, इस रो L/4A प्लस क्या हुआ तुम्हारा रो L, अब A' की यहाँ पे वैल्यू रख दो, जो भी 4A हो गया। अब ये क्या हो जाएगा टोटल, इसको ऐड कर सकते हो, फिर इसके बाद परसेंटेज चेंज लगा देना तुम लोग, परसेंटेज चेंज लगाना था, ओके मैम। हाँ, मान लो मैम मतलब मेरे को ये डाउट था कि जैसे जो हमने L/4 का 25% निकाला वो L/16 आ गया, तो हम इस L/16 और L/4 को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, मतलब इस पूरे को ही L/16 लेंगे।
मैम मेरे को लगा कि वो जो इंक्रीज आया है वो है L/16 और वो जो 25% आई थी वो L/4 थी, तो एक दोनों सेकंड का ऐड करना पड़ेगा उस पूरे को निकालने। तो देखने दो। इफ 25% पार्ट ऑफ द लेंथ इज स्ट्रेच्ड बाय 25%, जो ये पार्ट है ये 25% स्ट्रेच हुआ, जिसका मेरे पास 25% कितना आया, L/4 L/16 आया। हाँ, इसका L/16 आया, तो ये लेंथ हो गई जो स्ट्रेच्ड लेंथ है ना, दिस इज द यस मैम, तो इसमें L/4 ऐड होना चाहिए। और ये तुम्हारा L/4 जो इनिशियल था। हाँ तो भाई फिर ऐड, ये यहाँ पे हमने स्किप कर दिया, ऐड होना चाहिए। L/4 प्लस L/16 आएगा, ये न्यू लेंथ विच इज इक्वल्स टू 4L प्लस 5L/16 हो गया फिर ये। हाँ तो यही है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट यही है कि तुम्हें लेंथ निकालनी है। अगर 25% इंक्रीज हुई है तो वो 25% वाली इंक्रीज लेंथ और जो पहले वाली जो लेंथ थी जो L/4 है उसको ऐड करके तुम्हारे पास टोटल लेंथ आ गई। तो टोटल लेंथ आ गई तो उसका एरिया अलग से निकालोगे, फिर यहाँ पे इसका एरिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये एरिया जो निकाला है ये भी चेंज हो जाएगा। ये एरिया भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब तुम्हारे पास जो नई लेंथ है वो L/16 नहीं 5L/16 है ना। ये तो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लिया करो, मैं इसमें फिजिक्स पार्ट सिर्फ इतना ही था। ये 5L/16 हो जाएगा। ओके मैम। तो ये L/4 था, ये इंक्रीज्ड पार्ट है L/4, ये लिखा तो है देखो, ये इंक्रीज पार्ट है L/4, टोटल पार्ट L/4 प्लस L/16 ये हो जाएगा। करना इसको, क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो इसको। एरिया की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या आएगा A डैश, और फिर इन दोनों को प्लस करके इसको del R बाय वो बताओ कितना आएगा प्लस करके। जैसे ये कितना है तुम्हारे पास 3 रो L/4 है, ये हो गया तुम्हारे पास रो L कितना आया है 5L/16। A डैश बताना कितना आया है इसके अकॉर्डिंग। 16A/5। 16A/5। यस मैम। ऐसा 16/5। ये क्या आया 16/5, तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, दिस इज 25। मैम अगर इसको ये सॉल्व उल्टा हो जाता ना तो 16 से 16 और 5 से 5 कट हो जाता। एरिया इसमें तुम्हारा A डैश L डैश मेरे पास 5L/16, तो ये कैंसिल हो गया 4 से L कैंसिल हो गया। A डैश आया तुम्हारे पास 12/5 आ रहा है, ये तो 12/5L A। कितना आ रहा है A डैश, ये 4 से ये 4 टाइम्स कट गया। अब इनको ऐड कर लेना। 5×5 = 25L रो, ये कितना हो जाएगा 12×4 = 48A। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 48A। अब ये 48 3 भाई, ये तो कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी जा रहा है। बड़ी कैंची करेंगे, ये छोटी बड़ी गाड़ी बना
अलग पेज पे ऐड करना पड़ेगा। कितना आ रहा है भाई, क्या इसको सॉल्व करके बताओ, वैल्यू बताओ, फिर इसका वो निकालते हैं परसेंटेज चेंज। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ एक बार। भाई तुम्हारे पास नई वो भी आ गई लेंथ कितनी, l/4 प्लस l/16। यहाँ से एरिया निकालोगे इस फॉर्मूले से, एरिया यहाँ पे रखोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, उसके बाद परसेंटेज चेंज कर दोगे। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, डेल l/l प्लस डेल a/a, ऐसे करके परसेंटेज चेंज आ जाएगा तुम्हारे पास कि एरिया में कितना चेंज आया और उसमें। मैम 169 रो एल आ रहा है न्यूमरेटर में। यस मैम। और डेनोमिनेटर मैम वो तो 48A है। 48A। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा कितना है रेजिस्टेंस, पुराने वाला है ना, पुराने वाले हाँ। रेजिस्टेंस की लेंथ एरिया है। 169/48 को परसेंटेज चेंज करो, कितना आना चाहिए, 169/48 इंटू 100। 69 डिवाइडेड बाय 48। मैम ये तो 352 आ रहा है। 352। यस मैम। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है। यस मैम। मेथड तो यही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकती है भाई, मैथ इसके अलावा कोई और मेथड तो है नहीं। सबको पुराने वाले एल ए और रो की फॉर्म में लिख देंगे, तुम्हारे पास एक आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो आर डैश तुम्हारा 169/48 की फॉर्म में आएगा, वही तुम्हारा परसेंटेज चेंज होगा। जैसे जैसे ये आर डैश निकाला था तुमने, आर डैश R1 प्लस R2 करके निकाला। अब इन दोनों को तुमने क्या किया, पुराने उसमें लिख लिया लेंथ और एरिया की टर्म में, तो ये तुम्हारा अब R की फॉर्म में आएगा। मान लो ये XR आया, ठीक है, तो ये जितना X आएगा उसको परसेंटेज में चेंज कर दोगे, वो X परसेंटेज ऑफ R आ गया तुम्हारा R डैश। ये इसका मेन जो है कॉन्सेप्ट वो यही है। अब कैलकुलेशन में अगर कहीं एरर है तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेथड तो यही है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि चेंज तो रेजिस्टेंस तो ये निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस उसका। कैलकुलेट करना भाई इसका एक बार, मेथड तो यही होगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना पुराना। माधव की कैलकुलेशन तो कुछ अलग आ रही है, 73/64। नेट से देख लिया तुमने, 3R/4, ठीक है, 14R/16 इंटू 4, 25R/16। पता नहीं क्या किया है इसमें। तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ करी है भाई, मुझे तो यही लग रहा है। मेथड तो कुछ है ही नहीं इसमें, वही सेम चीज है। एनएलएम रिवाइज करके आए हो? भाई एनएलएम रिवाइज किया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पीवाई क्यूज, Ma'am, am I audible? ये पीवाई क्यूज के टॉप 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सवाल हैं पीवाई क्यूज के, तो ये 5 क्वेश्चंस कर लो कॉन्सेप्ट रिवाइज के लिए। करिए इस वाले क्वेश्चन को।
क्या है? ये कितना परसेंटेज आया था? 169/48। इसका आंसर आंसर कितना है दीपांशी? 25% है क्या? मैम 14% है। 14 है। ये जो हमने कैलकुलेशन करी है भाई, ये तुम, ये इससे तो 25% आ रहा है। मेथड तो यही यूज होगा। जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये वाला करो। एक बार ये देखो। हाँ, कन्हैया का सही आया। ये इसके बाद देखो, जब तुम्हारा ये निकल के आएगा ना, ये वाला ये पार्ट निकल के आ गया, आर डैश निकल के आ गया, सपोज करो एक्स आर है ना। उसके बाद तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारा आर डैश आया है उसको कंपेयर करना पड़ेगा आर से, तो आर डैश माइनस आर बाय आर कर देना। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज, है ना, इनिशियल परसेंटेज चेंज। ऐसे निकालेंगे। तो ये वाला स्टेप एक बार ऐड कर लेना पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, फिर एक बार अपना आंसर मैच करना क्या आता है। इसको कैसे किया? इसमें देखो क्या बोला है, इफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट, पहले तो एक बार इसके फोर्सेस देख लो कौन कौन से होंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे भाई? यहाँ पे एम जी एक्ट कर रहा होगा, इसका एक Yes, कॉम्पोनेंट ma'am. यहाँ पे एम जी कॉस थीटा होगा, mg cos theta. और एक साइन कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या बोला है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। तो देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे दो फोर्स हैं जो तुम्हें कंपेयर करने। एक तो वो फोर्स है कि इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, यानी इस इंक्लाइन को पुश करना है। अब वो फोर्स क्या कह रहा है, 2 टाइम्स है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइड डाउन। तो अब देखो मुझे ये बताओ कि ये बॉक्स स्लाइड कब करेगा? जब एम जी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। यस मैम। एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा भाई? स्लाइड करेगा। और तुम्हें वो स्लाइड क्या करना है? जस्ट प्रिवेंट लिखा हुआ है, देखो जस्ट प्रिवेंट करना है। इसका मतलब मुझे एक फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन के साथ, जिससे कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, और ये तुम्हारा जो ब्लॉक है ये स्लाइड ना हो, है ना। तो एक फोर्स यहाँ लगा दोगे, मान लो ये फोर्स हो गया कोई भी F2 या F1, ठीक है। तो एक तो ये केस की इक्वेशन बनेगी तुम्हारे पास, क्या एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? F2 प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी म्यू है ना। एक तो ये हो गया।
दूसरा तुम्हारा क्या बनेगा, देखो इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप। अब दूसरा क्या है, हमें इस ब्लॉक को क्या करना है, ऊपर मूव कराना है, कि मैं चाहती हूँ कि ये ब्लॉक पुश हो जाए यानी ऊपर मूव करे। तो ऊपर मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी F2 जो इसको ऊपर मूव कराएगी, है ना। अब इसमें यस देखो मैम। mg sin थीटा तो इधर ही एक्ट करेगा। जब इसका मोशन ऊपर की तरफ होगा ब्लॉक का, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल्स टू F1। अच्छा, इसमें दूसरा फोर्स मानेंगे F1। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना, इक्वेट कर लेना। तुम्हारे पास m की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, और म्यू की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। और इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ कौन सा फोर्स किसके बराबर है, दिस इज द पुशिंग फोर्स। और मैम ये इसमें हम F1 को 2F2 भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप में है। यहाँ से F2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से F1 की वैल्यू निकालोगे। तो अब कौन सा फोर्स 2 टाइम्स है, पुशिंग फोर्स। द पुशिंग फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट। तो हमारा कौन, ये जो पुश फोर्स ये है F1 F1, जो पुश फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे 2F2 प्रिवेंट के। फोर्स। प्रिवेंट फोर्स हमारा F2 है, ये 2F2 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि फ्रिक्शन क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू मोशन। तो जहां मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। भाई कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। 16 देखो, ये वाला करो। इसमें ये है टॉर्क बैलेंस, इसमें टॉर्क इक्विलिब्रियम वाला लगाना है। इसने बोला है कि सिस्टम तुम्हारा किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या करो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो और उसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है C है ना, C पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क अबाउट C, और इसको इक्वेट कर दो 0 की तरह। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देखो रोटेशनल डायनामिक्स का, है ना, रोटेशनल मोशन का टॉर्क। कैसे करेंगे, फोर्सेस बताओ मुझे पॉइंट्स पे। एक तो ये फोर्स है D पॉइंट पे, कौन सी 8 kg का वेट लगा हुआ है ना। टेंशन क्या यस होता मैम, है, mg। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, R क्रॉस F, है ना, ये होता है। तो अभी देखो तुम्हें R कौन सी डिस्टेंस होती है, R कौन सी डिस्टेंस होती है, मैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करनी है ना। किसी पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकालते हैं, ये तो है ही नहीं रैंडम पे निकालोगे। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है। तो D पॉइंट पे एक बार तुम देखो, तुम्हारे पास फोर्स कौन सी हो गई, दिस 8 kg वाली, है ना, और तुम्हारे पास डिस्टेंस भी है। और दूसरी फोर्स कौन, और दूसरा फोर्स कौन सा है, ये टेंशन। मान लो ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा टेंशन का, कोई कंपोनेंट आएगा, दिस इज थीटा कॉस, तो ये T साइन थीटा, है ना। एक ये कंपोनेंट आएगा टेंशन का। अच्छा, और कोई फोर्स आएगी, दो तो हो गई, एक ये और दूसरी ये ऊपर लग रही है। और कोई फोर्स, रॉड है 2 kg मास की, तो इसके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ, है ना, इसके पास ये है CD रॉड है जिसके पास खुद का भी मास है। तो उसके सेंटर ऑफ मास पे हम एक वेट लगा सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे एक और फोर्स लग रहा होगा mg, राइट। यहाँ पे बीचों बीच मान लो कि तुम्हारी रॉड है, भाई इस रॉड के पास खुद का क्या होगा, एक वेट लग रहा होगा ना इसके सेंटर पे।
इसके सेंटर पे वेट लगाया हमने 2 kg का, यानी एक फोर्स हो गया तुम्हारे पास 2g। g इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब ये सेंटर पे है, यानी ये फोर्स यहाँ से कितनी दूरी पे होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इक्वेट कर दो टॉर्क, ये टॉर्क को। अब देखो जो फोर्सेस डाउनवर्ड्स हैं, अब डायरेक्शन तुम्हें खुद लेनी है, या तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान लो, या जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको नेगेटिव मान लो, है ना। अपने पास अपनी डायरेक्शन खुद ले लो, जो फोर्स ऊपर एक्ट कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव, जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव। तो लिखो टॉर्क अबाउट O अबाउट पॉइंट C इक्वल्स टू 0। तो एक तुम्हारे पास आया ये mg विच इज इक्वल्स टू 20। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बताओ। फिक्स्ड पॉइंट से 20 देखो कहाँ एक्ट कर रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर वाली डिस्टेंस देखो यहाँ से कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो मीटर में करोगे 0.5। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव ले लिए। अब और देखो, अब दूसरा फोर्स क्या है? टेंशन। टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो प्लस साइन लगा दो। टी साइन थीटा 30 डिग्री कितना होगा? t/2 हो गया। Yes, ma'am. और डिस्टेंस कितना है इसका? पाइवेटेड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6, ठीक है। अब डी पॉइंट पे एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका साइन माइनस ले लो। तो कितना फोर्स है? 8 kg, यानी 80। पाइवेटेड पॉइंट से, हाँ, तो पाइवेटेड पॉइंट से कितना दूरी पे है? 1 मीटर। तो ये हो गया 1 मीटर की दूरी पे। अब सारा तुम्हारा क्या है? टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना है? 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो सारी इक्वेशन को 0 कर दो, इक्वेट कर दो, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? टेंशन की, ठीक है। तो इसी तरीके के तुम्हारे रोटेशनल में भी क्वेश्चन होते हैं इक्विलिब्रियम के। हो गया ये सवाल? आसान था ना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे तो इक्विलिब्रियम में रखना हो और ऐसे वेट्स लगे हो और टॉर्क निकालनी हो, तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे कि जो पाइवेटेड पॉइंट है वहां से फोर्स तक की डिस्टेंस ले लो, और फोर्स को डायरेक्शन के अनुसार ले लो कि जो डाउनवर्ड्स लग रहे हैं उन्हें नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ है उन्हें पॉजिटिव, और इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। ये वाला करो भाई। कैलकुलेशन अपने आप करते रहना, कैलकुलेशन में करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है मेरे से, फिर कैलकुलेशन होती भी। इसमें देखो पुश और पुल वाले क्वेश्चंस हैं, ये पुश और पुल। तो इसमें क्या हो रहा है? मुझे पुश कर रहा है ना, फोर्स को आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे पुश कर रहे हो किसी चीज को, तो फोर्स डाउनवर्ड की तरफ है, तो तुम्हें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा होगा mg, और क्या कर रहा होगा? इस फोर्स को क्या करो, इस तरीके से आगे शिफ्ट करा लो ऐसे। अब ये फोर्स तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसका, इस कंपोनेंट बोलो F Sin theta. साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा नॉर्मल किसके बराबर हो गया? mg प्लस F साइन 30 डिग्री। ये सिर्फ एनएलएम के क्वेश्चन में बस तुम्हें एफबीडी बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस फिर अगर मेरी तरह कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर जेई नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये गलती मत करना, बस कैलकुलेशन से एरर मत करना। सॉल्व कर लो इसको, तो आसान ही। कितना आ जाएगा? mg कितना है? 700, फोर्स कितना है? 200, साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2, और ये हम 800 न्यूटन। 800 आ रहा है। हाँ, तो ये बस 800 न्यूटन। तो देखो ये PYQs हैं 2022 के, 2021 के।
तो तुम देख रहे हो सवालों में कुछ भी नहीं है, एफबीडी वाले क्वेश्चन में भी कितने आसान आसान से आए हैं। अच्छा अब ये वाला करो एक बारी, ये भी बहुत देखो बहुत आसान है, देखते ही एफबीडी बना लोगे। ऐसे सवालों में सबसे पहले एफबीडी बनाओ। ये टेंशन एक का एक कंपोनेंट और ये टेंशन का दूसरा कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल तुम्हें पता है 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपने आप अपने अनुसार जो तुम्हें साइन 60 में बनाना है 30 में बनाना है अपने अकॉर्डिंग बना लो। बस ये फर्क है, ये टेंशन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है और ये वर्टिकल के साथ। अब तुम्हारी मर्जी। ये एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा, अगर मैं इसको मान रही हूँ दिस कंपोनेंट इज t cos 60 डिग्री, दिस कंपोनेंट विल बी t sin 60। ठीक है, तो बस फोर्स को किसके बराबर कर दो t cos 60 के, तो यहाँ से तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी टेंशन। फोर्स कितना है अननोन फोर्स है। अच्छा फोर्स की वैल्यू भी नहीं है, तो पहले यहाँ से t sin 60 से तुम ये √3 kg के बराबर रखो। 20 न्यूटन। t sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √10 sin 60 डिग्री √3/2 इक्वल्स टू √3 into 10। अच्छा इक्वल्स टू में हाँ t कितना आ गया 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। बस टेंशन आ गई तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा t cos 60 डिग्री के इक्विलिब्रियम में रख दो, 20 cos 60 डिग्री कितना हो टेंशन ही तो पूछा लेकिन। जाएगा। अच्छा टेंशन ही पूछा, अननोन फोर्स पूछा ही नहीं। ठीक नो मैम। फिर तो खत्म। ठीक है टेंशन आ गया 20 न्यूटन। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें वेट होता है तो टेंशन हर पॉइंट का अलग अलग होगा, है ना। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग ही मान लो जो क्या है, जिसके पास मास है, जिस स्ट्रिंग के पास, तो हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग आएगा। तो तुम्हें पूछा है 7th और 8th पॉइंट के बीच का टेंशन कितना है। मान लो ये 7th बॉल है, कहीं ये 8th बॉल है, तो इसके बीच में तुम्हें कहीं टेंशन फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो देखो इसके मैम ये तो थर्ड बॉल इस टेंशन 36 आ रहा है मैम, ये थर्ड बॉल होगी ना, 7th बॉल। नहीं ये यहाँ से आ रही है ना बॉल 1 2 3 4 बॉल्स यहाँ से, ये बॉल यहाँ पे प्लेस है और ये बॉल ये लास्ट पे जब 6th बॉल होगी तो तुम्हें बताना है जब 6th बॉल जस्ट लीव कर रही होगी तो टेंशन कितनी होगी 7th और 8th बॉल के बीच में, है ना। तो 7th और 8th बॉल जो ऑलरेडी टेबल को लीव कर चुकी हैं। हाँ मैम तो बट जो लास्ट वाली है जो नीचे हंग कर रही है। अच्छा इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट बॉल बोला है। अच्छा ये फर्स्ट बॉल बोला हुआ है। हाँ भाई ये तो फिर फर्स्ट बॉल है, तो तुम्हें 7th और 8th बॉल के बीच में बताना है। तो जब 6th बॉल एकदम लीव कर चुकी होगी तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th, यहाँ पे कहीं 4th 5th होगा और ये तुम्हारी 6th बॉल जस्ट लीव करने वाली होगी। यहाँ आएगी तुम्हारी 7th और 8th बॉल, है ना, ये यहाँ कहीं आएगी।
यहाँ पे तुम्हें टेंशन बतानी है कि यहाँ कितनी टेंशन होगी इस पॉइंट पे जब सिक्स्थ बॉल जस्ट लीव करेगी। चलो ये पहली बॉल है और ये 10वीं बॉल है। टेंशन का फॉर्मूला हम ज्यादातर क्या लेके चलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास देख लो इस पॉइंट पे कितने मास है, कितना मास आएगा और कितनी एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें बताया था कैसे, नेट फोर्स बाय टोटल मास ऐसे करके निकालो। मैम एक्सेलरेशन 3/5 g आ रहा है। एक्सेलरेशन आएगा तो हमारा 6 एक सेकंड, एक्सेलरेशन आना चाहिए 6 6 mg बाय 10 mg 3/5 10 हाँ 3/5 g आ रहा है ना। यस एक्सेलरेशन तो ये आ रहा है। अब मास कितना लेंगे, किस किस के बीच में चाहिए, 7th और 7 8 और 8 देखो ये सब ये क्या बोला है, टोटल ये जो ऊपर मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स सॉरी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऐसे निकालते हैं। टोटल मास तुम्हारे पास कितनी बॉल है, 10 बॉल, तो 10 m अपॉन में नेट फोर्स किसका लगेगा, जो बॉल्स तुम्हारी जो ये 6 बॉल जो नीचे जा चुकी है उनका वेट है ना, उनका वेट लगेगा। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 6 mg, टोटल मास कितना है तुम्हारे पास 10 m, तो यहाँ से 3/5 तुम्हारा एक्सीलरेशन निकल के आया। अब तुम्हें चाहिए मास कि अब कितना m लेना है, तो वो बताओ कितना लेंगे। तो मैम 6 into 3/5 तो हाँ 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18/5 into 20 sorry divided by मास है ना, मल्टीप्लाई करना है कितनी बॉल्स का मास मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैम 5 balls 5 balls 6 balls कौन सी 5, जो ये डाउनवर्ड्स है या जो इसके पास है, downwards 7 से लेके डाउनवर्ड। yes 7 से लेके डाउनवर्ड, तो ये तो फिर 7 हो गई। मैम 5 हुई ना मैम। पोलो को निकालना है ना। क्यों भाई, तुम्हें 7 और 8 के बीच का चाहिए, 7th और 8th बॉल के बीच का तुम्हें टेंशन चाहिए, तो कितनी बॉल होंगी, मैम ओके ओके। सिक्स्थ बॉल जस्ट लीव कर रही है, तो एक्चुअली जो बॉल्स जो नीचे जा चुकी हैं वो उनका मास कितना है 5। और कितने क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जल्दी करो। कौन सा मास लेने वाले हैं, भाई कितना, सिर्फ 3 बॉल का मास लोगे ना, 5 का क्यों लोगे, मास कितना, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 3 बॉल का मास कितना आ जाएगा 3m, और जो तुम्हारी एक्सीलरेशन आई है 6/6 हाँ 3/5 9/5 बस यही है। 3 बॉल का मास लोगे, जो ये वाली बॉल्स बचेंगी 7, 8, 9 और 10, तो 10वीं बॉल, 9वीं बॉल और 8वीं बॉल, ये तीनों का मास लोगे और ये टेंशन होगी तुम्हारी इनके बीच की। ठीक है, अगर पूछा जाता 6th और 5th बॉल के बीच में, तो ये वाला मास ये वाला मास आता सारा, है ना। तो फिर 7 और 8 के बीच में पूछा है, तो 10th बॉल, 9th बॉल और 8th बॉल इनका मास आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 3m से। ये वाली बॉल्स का मास फुल हो गए। ओके मैम टोटल मास 2 है ना मास, 10 balls है ना, तो ये कट जाएगा, क्या कट गया, कुछ नहीं कटा,
मैम 5 से तो कट जाएगा ना। भाई तुम्हारे पास एक्सीलरेशन कितनी आई है 3m, ये 6mg, नेट फोर्स 6mg बाय टोटल मास 10m, तो ये आया 3/5g। ठीक है, 3m का मास है, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 10, ये है तुम्हारा, ये 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 न्यूटन आ रहा है। यस मैम ये कट कहाँ गया? ठीक है, मैम मैं तो वही बस तो इसमें कह रही थी कि जो 10 है वो ऊपर आके 5 से कट जाएगा फिर। अच्छा वो बोल दी थी तुम, ठीक है। तो बस इसमें यही था, एक्सीलरेशन निकालना आना चाहिए, उसका फॉर्मूला तुम्हें सबसे पहले बताया है कि नेट फोर्स यानी इसमें एक ही फोर्स है जो तुम्हारा वेट एक्ट कर रहा है, जो 6 बॉल नीचे जा चुकी है, तो नेट फोर्स 6mg, टोटल मास कितना है 10, और तुम्हें 8th और 7th बॉल के बीच में टेंशन बतानी है। ठीक है, तो टेंशन अब कहाँ से काउंट करोगे? देखो कई 36 बच्चे यहाँ होगा से मैम। मैम 36 होगा ना आंसर? मैम 36 न्यूटन। इसको कैलकुलेट मैम करा आप है जब 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए शायद। मैम आप 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा, हाँ 12 इंटू 3, मैम हाँ 6 36। तो वही मैं कह रही थी कि मेरी तरह कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, कॉन्सेप्ट आने के बाद भी कई बार कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है, तो वो तुम मत करना। और ये कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें जो बॉल का मास है ना, जतिन की तरह यहाँ से काउंट करेंगे 5, तो ये मत एरर करना, कहाँ से मास को हम काउंट करेंगे 10th बॉल से, यहाँ से 10th 9th और 8th, इन तीनों बॉल का मास ऐड होगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ये वाला बताओ। ये है इक्विलिब्रियम का। तो इसमें तो बस फोर्स बैलेंस करनी है। ये करो, मैं कुछ और एक बार क्वेश्चन सोच रही हूँ। मैम 2/3। 2/3 तो नहीं है। मैम 3। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा, इसने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इसका 1:x है, हाँ, तो इसका 2/3 है भाई, सही है। एक्स की वैल्यू 2:3, सही बोला। देखो इसमें वहाँ दो पे 1 फोर्स क्यों है, गिवन है? 1:x पूछा है ना, मैम तो फिर इसने पूछा है वेयर एक्स कितना आएगा, तो वेयर एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू इसमें कुछ ऐसी आएगी जो आप रेशो में आएगी, है ना, तो ये 1:2:3 कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे ही बन रहा होगा। नो मैम। मैम 3/2 होगा, 3/2 होगा। तो करके देखो इसमें क्या करना है, बाकी के स्टूडेंट देखो, ये जो 1 न्यूटन की फोर्स है, इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे आएगा F1 में, तो यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और इसका ये 2 न्यूटन फोर्स है जो इसके अपोजिट में है, इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा अपोजिट में, विच इज इक्वल टू 2/45 डिग्री है, तो 1/√2। साइन और कॉस की दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 45 में दोनों एंगल सेम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसका एक कॉम्पोनेंट जाएगा 2 का, विच इज इक्वल टू 2/√2, और यहाँ पे बस F2 के पास यही है, अब तो मुझे लग नहीं रहा। हो गए सारे फोर्स बैलेंस। तो F1 के पास देखो, F1 कितना आया, F1 +1/√2
इक्वल्स टू 2/√2 है ना। तो F1 कितना आ गया तुम्हारे पास 1/√2 और F2 कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√2। नहीं मैम 3/√2 आएगा, आपने मेरे का नहीं लिया थ्री कंपोनेंट। बाई रूट 3/√2 आएगा। कौन मैम F2 मैम दो कंपोनेंट नहीं है मैम आपने। F2 में एक तो सुनो, एक तो इसका कंपोनेंट हो गया 2 न्यूटन का इसके अपोजिट में, और एक मैम एक 1 न्यूटन का कंपोनेंट होएगा। 1 न्यूटन का, ये एक 1 न्यूटन है, इसका 45 डिग्री यहाँ बनेगा। यस और मैम, और ऊपर 1√2 होगा मैम। एक सेकंड रुको, ये F1 के एक तो इसका कंपोनेंट होगा 1 न्यूटन का, जिसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा F1 के पास और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना। F1 का एक कंपोनेंट, F1 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ऐसे 2 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ पर जाएगा और 2 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। और कौन सा कंपोनेंट बचा, और तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। 2/√2 2 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये गया यहाँ पे 2/√2 और एक ये आया, और एक आएगा 1/√2। यस मैम। अच्छा ये 1 न्यूटन का, तो हाँ ये एक 1 न्यूटन का इधर भी जाएगा ना 1/√2, और एक ये 2 न्यूटन का 1/√2, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 3/√2। तो इन दोनों का जब आपने 1/√2 डिवाइडेड बाय 3/√2 किया तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/3, तो भाई 1/3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 है, आइए खाली 3 आई है। 1/x, तो x की वैल्यू 3 आ रही है भाई मेरी तो। सबकी यही आ रही है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस यही 5 क्वेश्चन थे। अब अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे आसान चैप्टर है ये तुम्हारी पूरी 12th क्लास का। मैंने ये कुछ क्वेश्चन एससी वर्मा के उठाए हैं यहाँ से, जो अब तक तुम लोग कर चुके हो। अब तक तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। तुमने आई एवरेज निकालना सीख लिया, फटाफट फटाफट देख लेते क्या क्या सीख चुके। आई एवरेज निकालना सीख चुके, और आई आरएमएस के बीच में डिफरेंस पता है, आई पीक वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता है, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट क्या होता है ये पता है, आई आरएमएस के साथ साथ वी आरएमएस तुम्हें पता है क्या होगी। और इसके बाद हम लोगों ने सीखा अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेते हैं एसी के साथ तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, आई नॉट और वी नॉट के पास फेज डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, यानी आई नॉट की जो आई की जो वैल्यू है वही किसकी रहने वाली है तुम्हारे पास, वी की। ये तुम लोगों ने रेजिस्टिव रिएक्टेंस में देखा है। उसके बाद अगर इंडक्टेंस जोड़ देते हैं, अगर इंडक्टर लगाएंगे एसी के साथ तो तुमने क्या देखा, इंडक्टर लगाने के बाद जो करंट है वो क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। कितने से, π/2 से, है ना। करंट π/2 से लैग करेगा, किस केस में, इंडक्टर के केस में। अभी तक ये देखा है। और क्या देखा है, इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना आता है, जिसे तुम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलोगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना था भाई, ये आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वी नॉट बाय ओमेगा एल, और ये ओमेगा एल क्या था तुम्हारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू एक्सएल जिसे बोला था, है ना। और ये भी देखा था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना, डीसी के केस में कितना रिएक्टेंस देता है, कितना रेजिस्टेंस देगा डीसी के केस में, 3.0 डीसी के केस में, हाँ डीसी के केस में देखा था कि तुम्हारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा है करंट में। कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 0। वहीं एसी के केस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ओमेगा एल। ये हम लोगों ने कल तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब एक बार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर दो, ये हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है सारे।
इस चैप्टर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जो बस यहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं बस वो इनफ है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज frequency alternating current to change its value from 0 to RMS value. यानी 0 से RMS जाना है तो कितना टाइम लगेगा? जीरो कितने पे होगा करंट? मान लो T1 पे तुम्हारा करंट 0 होता है, कितने पे होगा वैसे ये 0? जब मैम जब ओमेगा टी 0 होगा, हाँ 0 डिग्री, यानी ओमेगा T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 साइन 0 होनी चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, और कितना चाहिए तुम्हें? अल्टरनेटिव करंट चेंजेस वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS, RMS वैल्यू चाहिए। तो RMS वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट की, आई की वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट बाय √2, यही होता है IRMS। Yes, ma'am. तो यहाँ से आई कितना चाहिए तुम्हें? ये आई की वैल्यू कितनी चाहिए? आई नॉट बाय √2। ये कब होगी? जब साइन ओमेगा टी कितना होगा? आई की वैल्यू मैम 45 45। यानी मान लो किसी T2 टाइम पे तुम्हारे उसका एंगल कितना है? π/4 है ना, 45 डिग्री। तो तब तुम्हें आई नॉट मिलेगा, आई नॉट बाय √2। तुम्हारे पास ओमेगा T1 कितना आ गया? 0 डिग्री। ओमेगा T2 कितना आ गया? π/4 डिग्री। डिग्रीज आ गई, डिग्री माइनस डिग्री कर सकते हो तो करो। ओमेगा T1 माइनस T2 कितना आएगा? π/4। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। मैम -π/4 आएगा। हाँ π/4 आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में आएगा ना मैम। हाँ, ओमेगा कितना हो गया? 2π न्यू। 2π न्यू, न्यू की वैल्यू भी गिवन है तुम्हें। ठीक है, π/4 2π न्यू की वैल्यू इज 50 हर्ट्ज। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और ये तुम्हें कितना आ जाएगा कि कितना टाइम उसको लगा है चेंज होने में। ठीक है, 0 से RMS वैल्यू पे जाने के लिए इस तरीके से सॉल्व करना होगा तुम्हें। ओमेगा टी की वैल्यूज पे कितने में तुम्हारा करंट की वैल्यूज आएंगी। तो सॉल्व मैम 1/400 आ रही है। 1/400 यानी 1/400 कितना हो गया पॉइंट्स में? सेकंड्स में बताओ कितनी आएगी? 1/400 कितना होगा? मैम 0.0 1/4 2.5 हो गया। मैम 1/4.25। अच्छा 0.25 हो गया इंटू 10⁻⁻2 है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2.5 लिख दूं इंटू 10⁻⁻3। तो कितना आ गया? 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, 2.5 मिली सेकेंड टाइम्स लगेगा इसको अपने 0 से कितने पे जाने के लिए? RMS वैल्यू पे जाने के लिए। ठीक है, यस मैम। ये करो। पीक वोल्टेज निकालोगे, उसके बाद सेम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा RMS से 0 जाने के लिए, यानी सेम चीज है। अब क्या पूछा है? RMS से 0 जाना है। अब तुम्हारा वो किस पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ देखो किस पे डिपेंड कर रहा था टाइम? सिर्फ वैल्यू ऑफ इस पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे, जो कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज थी और यहाँ भी 50 हर्ट्ज है। तो RMS से 0 जाओगे तब भी कितना टाइम लगेगा? 2.5 मिली सेकेंड है ना। तो टाइम में चेंज नहीं आएगा। पीक वोल्टेज निकालो बस। मैम 220 अपॉन 0.707 ही कर देना। पीक वोल्टेज है ना, तो हाउस होल्ड सप्लाई दी हुई है, तो हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट RMS। अच्छा इसमें डायरेक्ट ही दे दिया। हाँ बस फिर तो निकाल ही लोगे। IRMS क्या होगा? I0 बाय √2। तो I0 क्या हो जाएगा?
220 √2। और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा पूछा है आरएमएस से अगर जीरो पे जाना है करंट को या वोल्टेज को, इसमें पूछा है वोल्टेज का, उसमें करंट का, तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगेगा वोल्टेज को भी, 2.5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, मैम। ये वाला करो। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट, तो मैक्सिमम करंट कितना होता है किसी भी एसी सर्किट में? पीक वैल्यू, मैक्सिमम करंट पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है? पीक करंट। तो पीक करंट निकालना है मतलब, देखो एसी सर्किट में ना कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो एसी सर्किट में अगर वो खेलेगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स के साथ खेलेगा, और इसमें कुछ नहीं है। ये सारे एचसीवी के क्वेश्चन है जहां तक अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है। पीक करंट निकालो। IRMS बाय √2, तो सबसे पहले तुम्हें IRMS निकालना है, राइट? IRMS कैसे निकालोगे? VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। VRMS गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है बस। पहला स्टेप रेजिस्टेंस, उसके बाद IRMS, उसके बाद तीसरा स्टेप है तुम्हारा I0। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर लोगे? जी मैम। ये वाला करो। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे ईएमआई हो गया और एसी करंट हो गया, इनमें से ना गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं और उनमें से हार्ड क्वेश्चंस बन भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो तुम एक बार रिवाइज कर लोगे तो यू विल स्कोर इनफ मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर्स। तो सबसे ज्यादा बस तुम्हें जो मेहनत करनी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करनी है, क्योंकि वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो चैप्टर ऐसा है जो प्रैक्टिस से ही आएगा। और दूसरा क्लास 11 के क्वेश्चंस में है जो प्रैक्टिस से ही आते हैं। इसमें क्या किया है तुम लोगों ने? क्या निकालना है? पीक वोल्टेज निकालनी है, V0। कैसे निकालोगे? 12 वोल्ट दिया हुआ है, यानी VRMS तो तुम्हें गिवन है। If this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness, what would be the peak voltage? तो कितना हो जाएगा पीक वोल्टेज? 12 into √2, बस। √2 कितना है? 1.41। यही तुम्हारा आंसर है इसका, V0 का। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ओके मैम। तुम लोग क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे होंगे, यही करो।
आरएमएस वोल्टेज निकालनी है, बीआरएमएस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया सेपरेशन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज। पीक वैल्यू निकाल लो पहले तो। वी नॉट कैसे निकालोगे? ईडी है ना। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एयर की, एयर की स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो झेल सकता है, कितनी झेल सकता है, 3 × 10⁶। डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में, 0.10 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना आएगा, 10⁻³ तो वी नॉट आ गया तुम्हारे पास 3 × 10⁻³ इंटू 0.10। तो 3 × 10⁻²। ये वी नॉट हो गया। और बी आर एम ऐसे निकाल दोगे, √2 से मल्टीप्लाई करके, बस ठीक है। वी नॉट निकालना था बस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है। ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्लाइड में मिल जाएंगे, इन्हें घर से सॉल्व कर लेना। इसमें पूछा है कि जब एलआर सर्किट डिस्चार्ज होता है तो उसमें करंट की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिलेगी। तो मुझे ये बताओ कि t = 0 से लेके टाउ टाइम तक, टाउ कौन सा टाइम है, जब टाउ कौन सा टाइम है जब तुम्हारा करंट कितना होता है सर्किट में, 63% ऑफ पीक वैल्यू, 63% ऑफ पीक वैल्यू। तो तुम्हें पूछा है कि मुझे बताओ कि इतने टाइम पीरियड में तुम्हारे पास करंट तो इतना है, तो IRMS कितना होगा, मुझे ये फाइंड करके बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कर लेना, इंटीग्रेशन से करना। अब इसमें ये मत करना 6I जो करंट है वो 63% है, तो 63% I0 IRMS से पुट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा, बाय इंटीग्रेशन करके होगा। तो IRMS मैंने तुम्हें निकालना बताया था कैसे। पहले तो करंट, पहले इस वाली वैल्यू का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, विच इज इक्वल्स टू I0² e⁻⁻2t/τ। ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद एवरेज, तो जो भी टर्म टाइम पे डिपेंडेंट होती है उसका एवरेज कैसे करते हैं, 0 से t से लेके ये dt डिवाइड बाय 0 से फिर दोबारा टाइम का करेंगे, कहां तक, 0 से टाउ। ठीक है, इस तरीके से करना, ये तुम्हारा आएगा IRMS। उसके बाद इसका 1/2 भी कर देना टर्म का, ऐसे सॉल्व होगा ये। सॉल्व करना इसका Okay, आंसर। हाँ, तो कल इंडक्टिव सर्किट हम लोगों ने कर लिया था। ये इंडक्टिव सर्किट में पावर है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितनी आती है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितनी आएगी, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है हमने, पावर का IV वाला फॉर्मूला। तो I की वैल्यू क्या थी, ω/t से π/2 पीछे था, तो sin ω/t - π/2। वोल्टेज की वैल्यू सिमिलर Vm sin ω/t एज इट इज रखी। तुम्हारे पास फॉर्मूला आया cos ω/t sin ω/t। इससे कौन सा फॉर्मूला बना सकते हो तुम, sin 2ω/t है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। हाँ, बस इस चैप्टर में ये याद रखना, इस चैप्टर में तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, दूसरा तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन कई बार ना कई चीजों का डायरेक्ट होता नहीं है, तो उनके लिए मैथ्स के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो मैथ्स के फॉर्मूले से तुम्हें टिप्स ऑफ रटे होने चाहिए। तो sin 2ω/t आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा किसी भी टाइम पे निकालने के लिए। तो एवरेज निकाला है, तो एवरेज पावर यानी कंप्लीट साइकिल 0 से t टाइम के लिए, तो 0 से t टाइम के लिए इसकी पावर निकालोगे तो कितनी आएगी, sin 2ω/t। sin ω/t का एवरेज कितना होता था, sin हम 0। ω/t, हाँ sin ω/t का 0 होता था, तो sin 2ω/t का भी 0 ही होगा। तो एवरेज पावर कितनी आई, देखो इन्होंने एवरेज पावर आई तुम्हारे पास 0 पूरी कंप्लीट साइकिल की। ठीक है,
तो इंडक्टर के लिए 0 है, बट तुम्हारे रेजिस्टेंस में 0 नहीं, एवरेज पावर, ये याद रखना। ये करो, T/4 टाइम के लिए निकालनी है, कितना आएगा? T/4 साइकिल के लिए कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, बस sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा। cos 2 ओमेगा टी, हाँ बोलो कितना आ रहा है? वो ये 2 आ- ऊपर ये जाएगा मैम। कौन सा 2? मैम जो आपने 2 से 4 काटा वो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 T/4, ये 2 बचा, हाँ, या फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, ओमेगा टी आएगा। तो अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, सॉल्व करो कितना आएगा? जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर? ये पावर कितना आया? Vm/Im/5, तो ये एवरेज पावर है T/4 के लिए। तो तुम्हें जब ये फॉर्मूला पता है ना कि ये फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हें किसी भी टाइम के लिए पूछ ले, किसी भी इंडक्टर के लिए पूछ ले, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए पावर किसके बराबर होती है, VI के बराबर। तुम्हें V की फॉर्मूला पता होना, वो पता होनी चाहिए, इक्वेशन, और I की इक्वेशन पता होना चाहिए, तो तुम कोई भी पावर किसी भी समय के लिए निकाल सकते हो अगर इंटीग्रेशन आती है तो, ठीक है। अब देखो क्या है इंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये करो। इंडक्टिव, इसका बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, एल की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये किस इक्वेशन से कंपेयर करोगे इसे? V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कुछ है तो मतलब +5 जो है फेज डिफरेंस। तो अभी देखो कंपेयर करो, ओमेगा क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से? 10। हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से 10 है, तो ओमेगा तुम्हारे पास 10, इंडक्टर कितना है 5 हेनरी, तो तुम्हारे पास एक्चुअल की वैल्यू आ गई 50। यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम।
हाँ, तो ये एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट पे कितना होगा? ओम। ओम। दूसरा क्वेश्चन है पीक और आरएमएस वोल्टेज। आ गया हमारा 50 ओम। पीक वैल्यू निकालो और आरएमएस वोल्टेज निकालो। पीक वैल्यू तो कितनी गिवन है, वही इक्वेशन को कंपेयर करो। वी नॉट किसके बराबर है? 10 के। तो पीक वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास? 10। ठीक है, आरएमएस को निकाल ही लोगे 10/10 इंटू √2 करके। 10/2 तुम्हारी क्या है? आरएमएस वोल्टेज। हो गया। तो ये बस तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था जिससे तुम ये आइडिया कर पाओ कि इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज। अब क्या है देखो, अगर तुम्हारे पास अब अभी हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस लगा हो एसी वोल्टेज के साथ तब क्या आएगा, इंडक्टर लगा हो एसी वोल्टेज के साथ तब क्या आएगा। अब तीसरा है कि अगर कैपेसिटर लगाते हैं एसी वोल्टेज के साथ तब हमारे पास V और I में रिलेशन क्या आएगा। हमें फाइंड बस यही करना है, V एंड I का रिलेशन, क्या दोनों सेम फेस में है या डिफरेंट फेस में है। अगर तुमने V और I का रिलेशन फाइंड कर लिया, उसके बाद तुम पावर, उसके बाद आता है पावर, तो तुम उसके बाद पावर भी निकाल सकते हो VI वाले फॉर्मूले से। बस फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अगला पार्ट आएगा जिसमें RL सर्किट को एक साथ लगाओगे और फिर RC सर्किट को एक साथ लगाओगे। ठीक है, नहीं फिर उसके बाद देखोगे कि R, L और C तीनों को एक साथ लगा दिया तब क्या आएगा। बस फिर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट खत्म, इतना ही है इसमें। अब तीनों में बस इक्वेशंस ही बनेंगी, मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का तो इतना इसमें कुछ पार्ट है ही नहीं। तो अभी इसमें क्या लगाएंगे, वही केवीएल लगाएंगे पूरी लूप में। तो तुम्हारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं? Q/C करके है। ये रहा Vm, ये तुम्हारे पास एसी वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी। इस कैपेसिटर के पास मान लो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? Vc, इतना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे लिखते हैं? Q = CV होता है। यहाँ से V निकाला, V की वैल्यू आई तुम्हारे पास Q/C, यानी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ Q/C। तो यहाँ से Q की वैल्यू, क्योंकि मुझे एट द एंड चाहिए क्या? V और I में रिलेशन। तो यहाँ से तो मेरे पास Q आया है, Q से I निकालना हमें बहुत आसानी से आता है, कैसे? इंटीग्रेशन करके। Q से I निकालोगे, I = dQ/dt और I क्या है? d/dt। अब इसमें किसकी वैल्यू रखोगे? Q की वैल्यू, Vmc sin ओमेगा टी। टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो d/dt को, तो I = यहाँ करते हैं Vmc एज इट इज, sin ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? cos ओमेगा टी। ओमेगा कहाँ लगेगा? आगे। ठीक है, तो I की वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया? Vm ओमेगा C और ये आ गया cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये ओमेगा C है बच्चों, ये क्या होगा? ओमेगा C, वहां पे ओमेगा L था, यहाँ पे क्या आया? ओमेगा C। तो ये ओमेगा C क्या है? इसको कौन सा रिएक्टेंस बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, कि जब कैपेसिटर को लगाया तो कैपेसिटर एसी के लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो कितना करेगा? ओमेगा टाइम्स C। और अब हाँ, ओमेगा C को एक साथ लिख लो और ये बाकी की वैल्यू तुम्हारी I की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है? पोटेंशियल और वोल्ट करंट इन दोनों में देखना है कि फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो मुझे अभी पता चल रहा है 90 डिग्री का है, पर ये देखना है कि कौन सा लीड करेगा, करंट या वोल्टेज। तो इंडक्टर के केस में कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज। वोल्टेज, हाँ वेरी गुड, वोल्टेज लीड कर रहा था। अब कैपेसिटर के केस में सॉल्व करो, तो cos ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ? दो तरीके से लिख सकते हैं। cos को 90 पे चेंज होगा है ना, तो 90 पे लिख सकते हैं, तो क्या? π/2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि cos मेरा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में, तो इसलिए क्या लिखा है? π/2 प्लस ओमेगा टी लिखा है ना, माइनस मत कर देना कि मैम π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं।
क्या माइनस ओमेगा, एक सेकेंड, कॉस को किसकी टर्म में लिखा, साइन की टर्म में, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये फेज डिफरेंस निकल के आया मेरा। तो यानी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का। बट इस केस में मेरा जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अगर ग्राफ बनाओगे तो 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा है, तो करंट यहाँ आएगा, वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज इधर आएगी, इस तरीके से आएगा। तो मैथमेटिकल पार्ट है। अब इसमें है आई एम, कि आई एम जो है पीक वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, पीक वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा सी इंटू वी एम। वी एम तुम्हारा पीक वैल्यू था वोल्टेज का, और ये आया इसमें ओमेगा सी। तो आई एम की वैल्यू कितनी हो गई, देखो अब इन्होंने क्या पूछा है, हमेशा करंट किस फॉर्म में होता है बच्चों, V बाय आर, है ना, V बाय आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस ऐसे हो रहा था कि ओमेगा सी के साथ वीएम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर मुझे अपॉन की फॉर्म में लिखना हो रेजिस्टेंस, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई इक्वल्स टू, ये मेरा जो वीएम है एज इट इज, ओमेगा सी को क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय ओमेगा सी। और ये 1 बाय ओमेगा सी मेरा क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, 1 बाय ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी, ठीक है, ये रहा एक्स सी, ये क्या है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहां पे एक्सएल आया था, वो कितना आया था, ओमेगा एल। तो ये है तुम्हारा, ये समझ में आया कि 1 बाय ओमेगा सी क्यों करा है, क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या होता है, V बाय आर होता है। तो मल्टीप्लाई में कुछ चीज आ रही है, तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अभी भी नहीं पता चली। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या किया, यानी रेजिस्टेंस मेरा 1 बाय की फॉर्म में है, तो 1 बाय ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आई 1 बाय ओमेगा सी। तो यहाँ से देखो क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बताना, डीसी के लिए कितना आएगा, एन कितना होता है डीसी के लिए, 0। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो यानी मैक्सिमम, मतलब डीसी के लिए मैक्सिमम वो देगा, वो रेजिस्टेंस कैपेसिटर, है ना। यस मैम। तो आगे जाके देखोगे तो इसलिए कैपेसिटर को कई बार डीसी के लिए क्या यूज करते हैं, एज अ फिल्टर, वो फिल्टर के लिए भी यूज किया जाता है। क्योंकि अगर कैपेसिटर तुम लगा दोगे डीसी के लिए तो उसको जाने ही नहीं देगा, डीसी को पास ही नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मैम कैपेसिटर, जब इसको एसी के साथ लगाया है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस कितना आया है तुम्हारे पास, ओमेगा सी। बट अगर इसको डीसी के साथ लगाओगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, जो कि इनफाइनाइट तो नहीं देता, क्योंकि इतना भी पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट ही आ जाए, बस बट बहुत मैक्सिमम अमाउंट पे क्या देगा, वो देगा रेजिस्टेंस। मतलब बहुत कम अमाउंट में डीसी को पास करेगा, ज्यादातर डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर। तो ये होता है। क्या है, ओम, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का रिएक्टेंस है, बस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी ओम है। एक 25 microfarad capacitor is connected to a fan which is supplied by 220 volt. Find the capacitive reactance. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे निकलेगा, 1 बाय ओमेगा सी करके। तो तुम्हारे पास कैपेसिटर की वैल्यू भी है, और ओमेगा की ऐसे निकालोगे 2 पाई न्यू करके, तो तुम्हारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। और आरएमएस करंट कैसे आ जाएगा, आई नॉट बाय आर करके। ओके मैम। ये भी आसान है भाई, एक्सी निकाल लोगे 1 बाय ओमेगा सी से, एक्सी मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है वी आर एम एस बाय
रेजिस्टेंस, तो इस केस में क्या होगा, VRMS बाय XC। ठीक है, VRMS कितना है तुम्हारे पास 220 वोल्ट, XC की वैल्यू तुम यहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ पे वैल्यू रख देना विच गिव यू IRMS। ठीक है, सेम वही किया है। अब ये है फेसर डायग्राम फॉर अ प्योरली कैपेसिटर सर्किट। तो फेसर डायग्राम तो तुम खुद ही बना लोगे। इस केस में क्या है, करंट लीड कर रहा है π/2 से, करंट लीड करेगा तो यानी अगर एक चीज पॉजिटिव जाएगी तो दूसरी चीज कितनी जाएगी तुम्हारी 0 पे। तो ये इस तरीके का ग्राफ है। करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज बाय 1/4। ठीक है, यानी जब तुम्हारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम, वोल्टेज जब तुम्हारी मैक्सिमम होने वाली होगी, उससे करंट क्या होगा 1/4 टाइम पहले ही मैक्सिमम हो चुका होगा, है ना। करंट उससे 1/4 पहले ही मैक्सिमम हो चुका होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, किसका पीक वैल्यू ज्यादा होगा, I0 का या फिर V0 का? V0। ठीक है, और इसीलिए वोल्टेज पीक वैल्यू उसकी ज्यादा है। अब देखो, जब ये साइकिल यहाँ पॉजिटिव हुई है V0 की, उससे पहले तुम्हारा करंट पॉजिटिव हो चुका है। तो ये वही है कि एक 1/4 पहले ही करंट विल बिकेम मैक्सिमम। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, याद करना, याद रख लेना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस भी आ जाते हैं, वहां सॉल्व करने बैठोगे, इससे अच्छा है ये चीजें माइंड में रहे। ये है फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम कैसे, ये वोल्टेज है, तो इससे करंट कितना लीड कर रहा है, π/2 टाइम्स लीड कर रहा है। ठीक है, अगर ये ω/t है तो अब ये इस ω/t से कितना आगे है तुम्हारा करंट, ω/t से π/2 आगे। तो ये लेंथ क्या, फेसर डायग्राम में लेंथ क्या शो करती है, पीक वैल्यू। हाँ, तो I की वैल्यू छोटी है, इसलिए उसका जो एरो है उसकी लेंथ है वो स्मॉलर है। अब पावर है तुम्हारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, इसमें पता है कंफ्यूजन होती है, तो बस कंफ्यूज मत रहना। अभी तो तुमने बस LCR पढ़ा है, फिर LC पढ़ोगे, फिर RC पढ़ोगे, फिर LR सर्किट पढ़ोगे, और इसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। तो बस इसमें कंफ्यूज मत होना। पावर निकाली कैसे, VI करके, भाई सिंपल फॉर्मूला पावर का जो अभी तक हमारे पास है, एक ही फॉर्मूला है VI, वही किया। I की वैल्यू ω/t और V की वैल्यू sin ω/t। अब यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया, कॉस को उस फॉर्म में नहीं लिखा, sin ω/t + π/2 की फॉर्म में, क्योंकि मुझे आंसर को क्या रखना है, अभी सॉर्टेड रखना है, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो किस फॉर्म में लिखा है इन्होंने, कॉस की फॉर्म में। कॉस साइन तुम्हारा sin 2 ω/t बन गया। एवरेज पावर कितना आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, यहाँ पे भी 0। तो देखो सेम आया, इंडक्टर के केस में भी और कैपेसिटर के केस में भी तुम्हारी कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज पावर है वो कितना है, 0। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग, अच्छा ये बताओ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तुमने RC सर्किट में पढ़ा था, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। LR सर्किट तो हो गया, अब बचा तुम्हारा सिर्फ RC सर्किट। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Thank you, ma'am.